नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कोरोना से चल रही जंग में सीएम योगी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अब दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के तकरीबन 10 लाख प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का फैसला किया है। टीम 11 के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों, उनके परिवार वालों को वापस लाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके तहत अधिकारी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके इस योजना का पूरा खाका बनाकर सीएम के सामने उसको पेश करेंगे। पहले उन लोगों की वापसी कराई जाएगी जो कि अलग अलग राज्यों में क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन की अवधि पूरी कर चुके हैं। इसके बाद वो मजदूर आएंगे जो कि काम धंधा बंद होने की वजह से अपनी अपनी जगह पर फंसे हैं। सीएम योगी ने फैसला लेकर मजदूरों को वापस लाने के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रही विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब भी दिया है। या फिर हम कहें कि हां, हो सकता है कि उनका सुझाव अच्छा था तो उस पर आगे अमल करने की योजना है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या योगी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा? इस सवाल के साथ हम एक खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले मजदूरों की वापसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सीएम योगी की टीम 11 इस मिशन को पूरा करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्रों को अपने प्रदेश वापस लाने के बाद अब श्रमिकों को अपने प्रदेश वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेके उन्होंने अधिकारियों को रोड मैप तैयार करने को कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले के ऊपर निगरानी बनाए रखें सारे अधिकारी और ये देखें कि किस प्रदेश में कितने श्रमिक उत्तर प्रदेश के फंसे हुए हैं। उन्हें जब वो यहाँ पे लाएं तो उन्हें 1000 रुपए साथ ही साथ राशन भी मुहैया करवाया जाए जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इससे पहले अखिलेश यादव समेत कई ऑपोजिशन पार्टीज ने ये मांग उठाई थी कि श्रमिकों को भी उत्तर प्रदेश सरकार वापस लाने की कोशिश करे और इसको लेके भी कोई रोड मैप तैयार करें, जिसको अब हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अमली जामा पहनाने जा रही है और जल्द से जल्द जो श्रमिक दूसरे राज्यों में फंसे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी की जा रही है। वरुण गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखनऊ। टीम 11 के जरिए इसकी रूपरेखा तैयार करने की बात कह दी और ये आपको ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं कि ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है। ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी करेगी टीम 11 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, वहां के अधिकारियों से बात करके जो लोग पिछले काफी दिनों से लगभग 1 महीने का अब तारीख जो पूरी हो चुकी है लॉकडाउन की, उस बीच में वो फंसे हुए थे। लोगों ने लॉकडाउन में पालना भी की है, लोगों ने उस बीच में अपनी तरफ से कुछ प्रयास भी किए। कई जगहों पर लोग खुद ही निकलने लगे तो वो दिक्कत की बात भी थी, लेकिन अब ऐसे मजदूर, ऐसे प्रवासी लोग जो कि काम धंधे के बंद होने की वजह से परेशान हैं, लॉकडाउन का अभी बढ़ना तय माना जा रहा है या फिर अभी तक इस पर फाइनल कोई फैसला नहीं हुआ। उस बीच में कोटा से अगर बच्चों को लाया गया था तो मांग भी उठ रही थी। लगातार अन्य पार्टियां, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इसके अलावा बसपा और अन्य राज्यों की भी तमाम क्षत्र पार्टियां और खुद विपक्षी खेमा राष्ट्रीय स्तर का यानी कांग्रेस, उसके जरिए भी इन बातों का जिक्र किया गया और केंद्र सरकार से इसमें पहल की मांग की गई थी। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार ने इसके लिए रूपरेखा बनाने का ऐलान कर दिया है और अपने तमाम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि आनन फानन में नहीं बल्कि पुख्ता तौर पर आप इन चीजों की डिटेल खंगालिए और वो रिपोर्ट हम तक पहुंचाइए ताकि हम यहां पर उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचा पाए और फिर उनको अगर वापस ले आना है तो उनको वापस ले आ पाए। तो टीम 11 जो कि अब इन चीजों की मॉनिटरिंग करेगा और साथ में आगे इसकी रिपोर्ट विस्तृत तौर पर मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा। योगी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष क्या बिखर जाएगा, क्योंकि विपक्ष ये लगातार दबाव भी बना रहा था, मांग भी कर रहा था। यहां पर हम विपक्ष की मांग को भी उतनी महत्वता दे रहे हैं, लेकिन अभी
इसको लेकर सरकार की तरफ से स्पष्ट कोई बात नहीं आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए इतना आसान नहीं है, इतना स्वाभाविक नहीं है, इसलिए कई चीजों को चाहते हुए हम कर नहीं पा रहे। लेकिन मौजूदा दौर में मुख्यमंत्री ने टीम 11 के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप तमाम राज्यों को खंगालिए और वहां पर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जो भी प्रवासी मजदूर हैं, कामगार हैं, उनका, उनके परिवार का ख्याल रखते हुए उनको हम कैसे वापस ला सकते हैं संक्रमण को देखते हुए और संक्रमण से बचते हुए। पहले राउंड में अगर हम कहें तो उन लोगों को लाने की तैयारी हो सकती है जो कि अलग अलग जगहों पर 14 दिन क्वारंटाइन में रह चुके हैं, शेल्टर होम्स हो या फिर कई अन्य जगहों पर उनको रखा गया, उन लोगों ने वो प्रक्रिया पूरी कर ली है तो वो पहले राउंड के भागीदार हो सकते हैं और फिर अन्य लोग भी इसमें शामिल किए या कराए जा सकते हैं। बहरहाल इस मामले पर राज्यपाल कश्यप का क्या कहना था, जरा वो भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का व्यक्तित्व बहुत ही दूरदर्शी है। उन्होंने भारत सरकार को कोरोना महामारी के बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को आगाह किया था, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों में जो मजदूर फंसे हैं, अन्य लोग फंसे हैं, उनकी ले आने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एक बार व्यवस्था की भी, लेकिन सरकार ने अनाप शनाप मनमाने तरीके से धन वसूली की गई उन मजदूरों से। कितने लोग मजदूरों को जानवरों की तरह बसों में भरा गया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, न ही कोई उनकी व्यवस्था की गई। बहरहाल तो एमएलसी राज्यपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के, उनको आपने सुन लिया। वो कह रहे थे कि उनके नेता दूरदर्शी अखिलेश यादव ने पहले ही आगाह कर दिया था राज्य और केंद्र सरकार को, लेकिन उसके बाद भी सरकार सचेती नहीं। उसके बाद भी कई सुझाव दिए गए, लेकिन सरकार ने फिर भी कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई और अगर कुछ मजदूर खुद ही निकले तो उनसे अनाप शनाप वसूली की गई या फिर उनके साथ व्यवहार कैसा किया गया। हालांकि राज्यपाल जी ये कहते हुए भूल गए कि उनके दूरदर्शी नेता ने कुछ दिनों पहले जब कोरोना की चर्चा भारत में शुरू हुई, उस वक्त में सीए का पक्ष लेते हुए कहा था कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक सीए, एनआरसी और एनपीआर है। अब उनकी पार्टी के एमएलसी कहते हैं कि नहीं, उनके दूरदर्शी नेता ने ही कहा था कि कोरोना ज्यादा खतरनाक है। बहरहाल यह अलग विषय होगा। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सुरेश चंद्र तिवारी साहब हैं, विधायक बीजेपी के। बहुत स्वागत है सुरेश चंद्र जी आपका। और मेरे रेजिडेंट एडिटर अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है अरविंद आपका भी। सबसे पहले अरविंद, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं टीम 11 को क्या निर्देशित किया गया है? बाकी मांग किसकी थी, दूरदर्शी कौन था और यह कितना दूरदर्शी कदम होगा सरकार का, इस पर तो मैं बाद में आऊंगा। लेकिन फिलहाल मोटा मोटा एक आपसे जानकारी चाहूंगा कि टीम 11 को क्या निर्देशित किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या मैं नहीं कह सकता कि कितने में होगी, करोड़ में भी हो सकती है, करोड़ों में भी हो सकती है। उनको कैसे ला सकते हैं? अतुल, देखिए मैं आपको ये बता दूं कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी ने एक टीम का गठन किया था जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि जो अलग अलग राज्यों में लोग फंसे हुए हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने का काम किया जाए। उन लोगों के नंबर जारी किए गए थे और सभी लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते थे, अपनी डिटेल लिखवा सकते थे, उनसे ये जानकारी ले सकते थे कि वो आखिर उत्तर प्रदेश में अपने घर जाना चाहेंगे तो आखिर कैसे आएंगे। ये कवायद काफी दिनों से चल रही थी। उसके बाद हाल में कुछ दिनों पहले अतुल फिर से सारे लोगों को एक बार फिर से दोबारा लिस्ट जारी की गई। तब तक उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतना आंकड़ा, इतना डेटा इकट्ठा हो गया था जिससे आइडिया लग गया था कि पूरे भारत में अगर हम उत्तर प्रदेश के लोगों को देखें तो वो उनकी कितनी संख्या है, खास तौर पे मजदूरों की। कोटा में जब बस भेजा गया उसके बाद आपने देखा कि किस तरह की राजनीति शुरू हो गई और सभी दलों ने ये मांग करना शुरू कर दिया, जो विपक्षी दल थे, कि आखिर मजदूरों को, गरीब लोगों को प्रदेश में लाने का काम मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं जी? आखिर क्या दुश्मनी है? बहुत सारी बातें कही गई, ट्वीट किया गया, सवाल उठाए गए और उसके बाद चूंकि उसमें काम किया जाना बाकी था इसीलिए मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे थे। आज सुबह कई मीटिंगों का दौर चला जिसमें टीम 15 और टीम 11 इन दोनों ने जो मसौदा तैयार किया था उसको मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया। मुख्यमंत्री जी के मन में पहले से ही ये इच्छा थी कि इन जो मजदूर जो क्वारंटाइन हो चुके हैं उनको जो है क्रमशः हम लोग अब यहाँ लाने का काम शुरू करें,
क्योंकि जो अलग अलग योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार की चल रही है, जिसके तहत हम मजदूरों को अनाज दे सकते हैं, जिसके तहत मजदूरों को हम उनके खाते में डायरेक्ट नहीं अरविंद, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, अभी भी यहां पर देखिए जो आपने बात बताई है, जो अभी जानकारी आपने दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अभी तो विपक्ष के पास जानकारी पहुंची तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया या कहेंगे कि हमने दबाव बनाया, हमने मांग की, तो चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जो आप बता रहे हैं वो बड़ी अहम जानकारी है कि मास्टर स्ट्रोक का मास्टर प्लान बहुत दिनों से बन रहा था, अब वो आखिरी अंतिम चरण में था, तब जाकर इस पर फैसला होता दिख रहा है। मैं तो यही तो कहना चाहता हूं कि आप नदी तो तभी तैर के पार करेंगे जब आपको तैरना आता होगा जी। इसमें फिलहाल ये समुंदर है, कोरोना की जो स्थिति है आप देखिए भयावह है, एक समुंदर की तरह। और एक आदमी अगर आपको गलत मिल गया, एक आदमी पॉजिटिव मिल गया, तो कितने सारे लोगों को अपने साथ प्रभावित करके चला जाता है। आप इसके बारे में अंदाजा लगाइए, और शायद मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए। और शायद यही कारण है कि इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि 14 दिनों का जो क्वारंटाइन है, उनकी जो लिस्ट है, जब तक वो सारी चीजें इकट्ठा ना हो जाए तब तक हम इतने बड़े अभियान की शुरुआत ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब भाई बंधु हैं जो अलग अलग जगहों पे फंसे हुए हैं। सबको जल्दी है अपने घर जाने की, सबको अपने माँ बाप प्यारे हैं अतुल, लेकिन जिंदगी उससे ज्यादा प्यारी है। और शायद यही कारण था कि मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा कदम बहुत सोच कर विचार कर सारी चीजों को इकट्ठा करके लेने का काम किया। अब शायद जब मजदूर आएंगे तो उनको खाना भी मिलेगा, उनके खाते में पैसे भी जाएंगे और उनको काम भी मिलेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप देखिए, चलिए यानी मास्टर स्ट्रोक नहीं है बल्कि मास्टर प्लान वाला ये मास्टर स्ट्रोक है। विपक्ष यहां पर बहुत सारी बातें कर रहा था, और जिस दिन कोटा से बस से बच्चे लाए गए थे, छात्र लाए गए थे, उस दिन हम एक नेता की बात जरूर समझे। मायावती ने बाकायदा ना सिर्फ तारीफ की थी बल्कि उन्होंने कहा कि इस पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन कुछ और दल और उनके नेताओं ने, वो चाहे क्षत्रप हो या राष्ट्रीय, उन लोगों ने सीधी सीधी मांग की थी और यह आरोप लगा दिया कि सरकार भेदभाव कर रही है और खासतौर से उस वर्ग का ख्याल नहीं रख रही है। हमारे साथ सुरेश चंद्र तिवारी साहब, विधायक बीजेपी के लगातार मौजूद हैं, उनसे मैं सवाल लूं, इसी बीच में जानकारी दे दूं, सचिन यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। बहुत स्वागत है सचिन आपका। लेकिन उसके पहले सुरेश चंद्र तिवारी जी, मास्टर स्ट्रोक है योगी सरकार का, वो भी फुल प्रूफ मास्टर प्लान के साथ, ये क्या विपक्ष की मांग का असर है या तैयारी पहले से चल रही थी, जिसका जिक्र हमारे रेजिडेंट एडिटर अरविंद भी कर रहे थे कि अगर हम ये कदम उठाएं जो हमें उठाना था, उसमें संक्रमण से भी बचना है, बचाना भी है और इस दिक्कत को सुलझाना भी है। संक्रमण से अपने को बचाना भी है और फैलने से भी रोकना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मन में प्रदेश के एक एक व्यक्ति के बारे में उनकी चिंता 24 घंटे रहती है। उन्होंने CM 11 नाम से 11 अधिकारियों की टीम बनाई, जो टीम लगातार संपूर्ण प्रदेश के किसान, मजदूर और प्रदेश के बाहर कितने कहां मजदूर रुके हुए हैं, उन सारी जानकारियों को उपलब्ध कराया। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले राजस्थान कोटा में फंसे हुए प्रदेश के हजारों छात्राओं को, जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, तत्काल उनको क्वारंटीन कराया गया और उसके बाद उन सबको तत्काल वापस उत्तर प्रदेश लाया गया है। अब मुख्यमंत्री जी ने पूरे अपने उत्तर प्रदेश के जो मजदूर बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए हैं, या माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की योजना है, उन सब मजदूरों को अपने वापस घर लाया जाएगा। उसके लिए उन्हें क्वारंटीन कराया जाएगा और जो जो स्वस्थ होते जाएंगे उन सबको अपने घरों तक लाया जाएगा। उनके राशन की व्यवस्था की जाएगी, उनके खातों में रुपया भी डाला जाएगा। या माननीय योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शिता है, उनकी कर्मठता है, जो उनके प्रयासों से पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज हमारे प्रदेश ठीक है सुरेश जी, आप कह रहे हैं कि उनकी कर्मठता है और ये दिखाने के लिए नहीं है बल्कि कदम इसलिए उठाया गया या उठाने की तैयारी है क्योंकि इसके पहले से सरकार के मुखिया को इसकी चिंता थी।
राजनीतिक मांग, सुझाव, आरोप प्रत्यारोप अलग हैं, लेकिन सरकार सचेत थी और उसके कई प्रमाण लगातार मुख्यमंत्री की एक्टिवनेस दिखाती भी है। हमारे साथ सचिन यादव हैं, उनसे मैं सवाल लूं उसके पहले जो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी हैं वो क्या कह रहे हैं इस मामले पर, वो सुना देता हूं दर्शकों को। महामारी पर और गरीब लोगों पर भी राजनीति ही करती है। ये सरकार केवल महामारी पर और गरीब लोगों पर भी राजनीति ही करती है। ज्यों ही लॉकडाउन लागू हुआ, हमारे राष्ट्रीय जी ने तत्काल इस बात को कहा कि लॉकडाउन करने से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में जो मजदूर काम करने गए उनको वापस घर जाने तक, उसके बाद जाने दिया गया होता, तब लॉकडाउन किया गया होता। बहरहाल कोई देर नहीं है, तत्काल उनको वापस ले आने की प्रक्रिया किया जाए। कई बार मैंने भी अखबारों में दिया कि बलिया उत्तर प्रदेश समेत बलिया पूर्वांचल उत्तर प्रदेश समेत सारे जिलों के लोग देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर के रोजी रोटी कमाते हैं, वो फंसे हुए हैं, उनको रहने खाने की व्यवस्था किया जाए और तत्काल वापस लाने की व्यवस्था किया जाए। बहरहाल तो आपने राम गोविंद चौधरी साहब को सुन लिया। उनका कहना है कि उन्होंने अपने स्तर पर, उनके नेता ने अपने स्तर पर, उनकी पार्टी ने अपने स्तर पर बार बार सुझाव दिए और बार बार कहा, लेकिन सरकार असल में महामारी पर राजनीति करती है। गरीबों के साथ तो हमेशा से राजनीति सरकार करती ही चली आई है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर वो कर रहे हैं तो अच्छा है। सचिन यादव, सरकार तैयार है, क्या कहेंगे? आपकी बात, आपकी मांग पूरी हो रही है? सरकार जो कर रही है कार्य जनता के लिए कर रही है, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर इस पर सलाह दी है तो बहुत ही बेहतरीन काम किया है। उन्होंने तो जब से ये महामारी का सिलसिला जारी हुआ है, लगातार उन्होंने ट्वीट करके या फिर अखबार के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने लगातार कहा है कि इस महामारी से निपटने के लिए हम लोगों को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए और सरकार को समय समय पर उन्होंने जगाने का काम भी किया है। जैसा कि आप बता रहे हैं, आज भी ट्वीट किया है उन्होंने, वो प्रदेश की जनता के लिए किया है, देश के लोगों के लिए किया है। अगर भले के लिए किया जाता है तो ये तो सभी लोगों के लिए, सरकार के सहयोग के लिए बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छा काम आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा किया जा रहा है। नहीं, अच्छा काम तो सभी करते हैं, बुरा कौन करता है? सरकार भी जनता के लिए अच्छा काम ही करती है, आपके नेता या विपक्षी पार्टियां भी अच्छा ही करते हैं। वैसे एक चीज बताइए, ट्वीट करने से पहले एक बात यह भी बोली थी अखिलेश यादव ने, शायद आपने सुना भी होगा, याद भी होगा, कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक सीएए है। तो उस वक्त महामारी से या महामारी की गंभीरता से अवगत नहीं थे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी अब इस महामारी से निपटने के लिए समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को आदेशित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गरीब कोई भी भूखा न सो पाए, इसके लिए उचित व्यवस्था की जाए। जहां पर सरकार काम कर रही है, जैसा सरकार से अलग होकर के भी अगर सहयोग बनता है तो आप गरीबों की मदद कीजिए, कोई भी भूखे पेट सोने के लिए मजबूर ना हो, ऐसा काम किया जाए। बहुत अच्छी बात आपने कही सचिन यादव, और मैं बहुत अच्छे से इस बात को स्वीकार करता हूं कि आपने ईमानदारी से बात कही कि आपके नेता ने अब ये कहा है कि भाई ये महामारी बड़ी गंभीर है, इसके लिए आप सतर्क भी रहिए और सहयोग भी करिए। यानी पहले वो भी नहीं जानते थे कि बहुत गंभीर है, इसलिए कह दिया था सीए ज्यादा खतरनाक है, कोरोना कम। और सरकार को भी नहीं पता था, क्योंकि दुनिया को नहीं पता था ना इस महामारी के बारे में, ये कितनी खतरनाक है और इसके लिए पहले से तैयारी करनी थी या नहीं थी। सुरेश चंद्र तिवारी साहब, एक सवाल आपसे। सचिन यादव का कहना है कि सरकार जनता के लिए और जनता के लिए तो करनी थी, तो आपने कदम अच्छा उठाया, लेकिन विपक्ष ने बार बार कहा तब आपने कदम उठाया, उसके पहले आपने विचार नहीं किया। आपने राम गोविंद चौधरी साहब को सुना, आपके सहयोगी है, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार महामारी पर और गरीबों पर, दोनों पर ही राजनीति करती है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तिवारी साहब, आपसे सवाल है। चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है, मैं उनसे फिर से रूबरू होऊंगा। अरविंद, आपने सुन लिया सचिन यादव को, उनका कहना है कि उनके नेता बार बार कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं
आखिर किस स्तर पर यह कहा जाए कि ये राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जिस संक्रमण पर हम इस वक्त चर्चा कर रहे हैं और जिससे दुनिया जूझ रही, लॉकडाउन में अगर छूट देने की मांग गोविंद साहब कर रहे हैं तो फिर उससे फायदा क्या हो जाता? कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला जब मुखातिब हुए तो उनसे भी मैंने सवाल पूछा। उनका कहना है कि ज्यादा नहीं, हमने बोला था 4-6 घंटे के लिए ही आप छूट दे देते, उससे क्या मिल जाता, कितनी पैनिक सिचुएशन होती। और राज्यपाल कश्यप ने कहा कि कुछ लोगों ने कोशिश की तो उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो गया। अगर ये कदम पहले ही बिना तैयारी के लिए उठा लिया जाता तब भी तो वही परिस्थिति होती, तब भी वो कहते इनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। तो सरकार ने बकायदा रिपोर्ट ली, बकायदा डेटा कलेक्ट किया, क्वारंटाइन में कौन कितने दिन है, उसके आधार पर अब उस चीज को उतारने जा रही है जमीन पर। वो बेहतर कदम या वो मांग बेहतर कि नहीं बे आनंद फानन में सब कर डालिए? अतुल, आपने कई तस्वीरें भीड़ की देखी होंगी। पहली तस्वीरें हम लोगों ने गाजियाबाद की देखी, दूसरी तस्वीर, सबसे बड़ी तस्वीर हमने मुंबई की देखी। बिल्कुल, आप देखिए कि भीड़ जब इकट्ठा होती है या जब निकलती है तो वो किसी चीज को देखती है। ये बात शायद राम गोविंद चौधरी समझ नहीं पा रहे हैं, न ही राज्यपाल कश्यप समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति आप करिए, इससे इनकार नहीं है, राजनीति होनी चाहिए, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन सवाल जहां पे जिंदगी और मौत का है वहां पर कम से कम राजनीति मत करिए, वहां पे राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 4 घंटे 6 घंटे की छूट अगर दे दी जाती, उसके बाद कोरोना की जो नंबर होते, इस समय हम 23-24 हजार के स्थिति में है पूरे देश भर में, उस समय क्या नंबर होते अतुल, आप इसका अंदाजा सहज नहीं लगा सकते। अगर फौरी तौर पे उसी समय नहीं रोका गया होता तो शायद आज हम लोग लाखों का आंकड़ा पार कर चुके होते। तो प्रश्न ये है कि ये चीज समझने की है, ये चीज विचार करने की है। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। राजनीति आप तभी करेंगे जब जिंदा रहेंगे। राजनीति आप, जो लोग हैं जो अपने माँ बाप से, परिवार से घर में तभी आ पाएंगे, मिल पाएंगे जब वो जिंदा रहेंगे। इस बात को समझिए। एक आदमी ने 200-200, 300 लोगों को जो है एक आदमी ने जो है प्रभावित कर दिया है। आप आंकड़े उठाइए। मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ की बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति ने 37 लोगों को जो है प्रभावित कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि वो जो प्रभाव है तो वो कहां से कहां जाता, इस बारे में सोच कोई नहीं रहा है, विचार नहीं कर रहा है। क्योंकि चूंकि जो नेता होते हैं, बड़े लोग होते हैं, कुर्सी पे हैं, पद पे हैं, तो वो बहुत ही उनको बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, है ना। जो फील्ड में संघर्ष करते हैं, मैं मानता हूं कि संघर्ष करके आए होंगे, इससे इनकार। लेकिन उस समय कोरोना नहीं था। कोरोना का जो डर है, जो भय है, आप जाके देखिए, जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, आप जाके उनकी स्थिति देखिए, उस डॉक्टर की स्थिति देखिए अतुल। बहुत सारे हमारे कैमरामैन, मैं कभी-कभी ये सोचता हूं कि उनको कभी कहा जाता है कि इस इलाके में चले जाओ, तो उनका कहना होता है कि नहीं सर, हम उस इलाके में नहीं जाएंगे, वहां पे बहुत सारे लोग संक्रमित हैं। तो आप डर देखिए, ऐसा डर तो हमने अतुल पहले देखा ही नहीं। इस तरह का बिल्कुल सही कहा अरविंद। और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने संघर्ष नहीं किया है। राम गोविंद चौधरी ऐसे तमाम नेता हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन मजबूरी है, राजनीति करनी है। लेकिन आपने उससे भी महत्वपूर्ण बात कही कि जीवन होगा तब राजनीति होगी। पहले जीवन को संभालना है, जान है फिर जहान है, और जहान में ही आप राजनीति करेंगे। और आपने एक महत्वपूर्ण बात और भी कही कि संघर्ष करके आए, लेकिन मैं उसमें एक चीज जोड़ूंगा कि बहुत सारे लोग हैं, पार्टी प्रमुख हो गए, जिन्होंने वाकई कोई संघर्ष तो नहीं किया है। हाँ, उनके लोगों ने संघर्ष किया या उनके पुराने लोगों ने, नेताओं ने संघर्ष किया है, वो उसका लाभ ले रहे हैं। शायद इसी वजह से बदले दौर की राजनीति को समझ भी नहीं पा रहे। सुरेश चंद्र तिवारी साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है सर? मेरा सवाल यह है, सचिन यादव समाजवादी पार्टी से, उनका कहना है कि क्या गलत कहा हमारे नेता ने, यानी अखिलेश यादव ने, क्या गलत कहा राम गोविंद चौधरी ने? सरकार महामारी और बीमारी के साथ साथ गरीबी का भी मजाक उड़ा रही है, इस पर वो संवेदनशील नहीं है बल्कि राजनीति कर रही है। ये आखिर वो किस आधार पर कह रहे हैं? और जो आप बता रहे हैं कि आपकी सरकार ने या सरकार के जरिए टीम 11 ने, टीम 15 ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके बाद एक एक स्टेप से इस कदम को आप आगे बढ़ाएंगे ताकि संक्रमण से भी बचें, संक्रमण फैले ना, इससे भी बचे, और साथ में उन लोगों को सुविधा मिले, कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल भी रखें। कोरोना को हराना है, प्रदेश को बचाना है और देश को बचाना है जी। इसके लिए लॉकडाउन का पालन करते हुए हम
सरकार के साथ साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले एक एक गली में कार्यकर्ताओं को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, स्वयं में टेलीफोनिक संपर्क के हर वर्ग के व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित है। संपूर्ण समाज को अपना परिवार मानते हुए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक हमारे क्षेत्र में भी बिहार से नहीं, सुरेश जी देखिए, सुरेश जी मैं एक चीज आपको रोक रहा हूं। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता कर रहे हैं, कोई कम कर रहा होगा, कोई ज्यादा कर रहा होगा, लेकिन एक सरकार के तौर पर आपकी जिम्मेदारी अलग बन जाती है, संगठन पार्टी का मामला अलग हो जाता है, आपको करना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो अलग विषय है कि आपकी पार्टी कर रही है, संगठन कर रहा है, तमाम पार्टियां, तमाम गैर सरकारी पार्टियां जो जिनका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है वो भी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गुप्त रहकर भी कर रहे हैं, वो अलग पहलू है, वो तो एक मानवता का एंगल है, वो जिम्मेदारी भी आपका, एक पार्टी है आप तो, या वो अगर पार्टी है, लेकिन सरकार के ऊपर तो अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाती है। आपने ये कदम जो उठाया वो सोच समझकर उठाया है, राजनीति की वजह से उठाया है, दबाव की वजह से उठाया है, या सब कुछ प्लान के तहत आपने करना शुरू कर दिया था, अब वो कदम उठाने वाले हैं? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी संपूर्ण प्रदेश के एक एक नागरिकों की चिंता कर रहे हैं। जो बाहर के प्रदेशों में हमारे मजदूर रह रहे हैं उनकी चिंता हम पहले से कर रहे हैं, आज से नहीं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, उन्होंने योजना बनाई, अब उन सब मजदूरों को क्वारंटीन कराया जाएगा और जो स्वस्थ होते जाएंगे उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम तत्काल प्रारंभ कर दिया गया। बताइए सचिन यादव, हमारे क्या जरूरी था, क्या जरूरी था जो अभी कदम उठाया जा रहा, वो जरूरी था, वो चाहे सरकार के जरिए या आप लोगों के सुझाव के जरिए हो, या वो जरूरी था जो राम गोविंद चौधरी कह रहे थे? अगर वो कर देते तो स्थिति क्या होती? लॉकडाउन में अगर समय दे देते तो लॉकडाउन की जो असल मंशा है और मकसद है वो पूरा हो पाता क्या? सरकार जो कार्य कर रही है उसी के लिए जो सुझाव आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था वो एक सलाह थी, और सरकार की मदद करना, सरकार का सहयोग करना, ये तो हर प्रदेश के नागरिक का कर्तव्य बनता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, उसके साथ एक जिम्मेदारी अपनी पार्टी की भी उन पर जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी पार्टी है, और इसी के साथ अगर सहयोग की बात होती है, अब सरकार का सहयोग करना इस महामारी में बहुत ही हर प्रत्येक नागरिक का काम है इस समय, क्योंकि देश और प्रदेश इस समय जिस महामारी से जूझ रहा है वो पूरा देश भली भांति जानता है इस चीज को। इसलिए इस पर राजनीति की, जो ऐसा अरविंद जी ने अभी कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि राजनीति नहीं करना चाहिए, मैं इससे संतुष्ट हूं, और पूरी तरह से हमारी पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जिससे आपको लगे कि राजनीति हो रही है। उन्होंने सिर्फ अपना सुझाव रखा है, और जिस पर सुझाव बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है, जिस पर सरकार को काम करना चाहिए, और कर भी रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लगातार सुझाव दे रहे हैं और बहुत कारगर सिद्ध होंगे ये सुझाव। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत खुशी हुई कि देखिए आज के दौर में सचिन बार बार उसी बात पर फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे नेता ने सुझाव दिया है तो अच्छा सुझाव दिया है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, और सरकार भी अच्छा कदम उठा रही है, ये बात भी उन्होंने स्वीकार की है। ये अपने आप में साबित करता है कि कम से कम योगी सरकार इस वक्त जिस तरीके के फैसले ले रही है उसमें विपक्ष को भी एहसास है। लेकिन जो बात सचिन ने कही वो राम गोविंद चौधरी क्यों नहीं कह पाए? उनका क्यों ये कहना था कि राजनीति कर रही है सरकार? अरविंद, सचिन ये बात समझ गए, नेता प्रतिपक्ष नहीं समझ पाए, अखिलेश यादव समझ गए कि कोरोना कितना खतरनाक है, सीए से ज्यादा खतरनाक है, और उस बात को राम गोविंद चौधरी अभी भी कह रहे हैं। उससे बढ़कर राज्यपाल कश्यप ने उदाहरण दिया कि पिछले दिनों मजदूर निकले तो उनसे अवैध वसूली हो गई, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो गया। अगर लॉकडाउन फ्री कर दिया जाता, इनको छूट दे दी जाती, तो इमेजिन करके हम देख सकते हैं कि ट्रेनों की, बसों की स्थिति क्या होती। जो नजारा बांद्रा का था वो कितना विभत्स स्वरूप में दिखाई देता अगर लोगों को बताया जाता कि भाई लॉकडाउन होने वाला है, अपने अपने घर भागिए।
अतुल देखिए, मैं आपको राजपाल कश्यप और राम गोविंद चौधरी और सचिन यादव जी तीनों लोगों की बातों का सार बताता हूं। किसी भी व्यक्ति ने अभी तक ये नहीं कहा, न राम गोविंद चौधरी ने कहा, न राजपाल यादव ने कहा, न सचिन यादव ने कहा कि ये कोरोना जिसकी वजह से बढ़ा है तबलीगी जमात है ना, तबलीगी को लेकर इन तीनों लोगों ने कोई चर्चा नहीं की। इन लोगों ने चर्चा क्या की? इन लोगों ने चर्चा ये की कि आप मजदूरों को लेकर नहीं आ रहे। इन्होंने क्या कहा कि इनका कहना यह है कि सरकार यानी अखिलेश यादव ने जब दबाव बनाया तब योगी सरकार ने इस बात पर विचार किया, ध्यान दिया कि हम मजदूरों को बाहर से लेके आएंगे। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, बार बार कहना चाहता हूं कि कोरोना किसी का नहीं है, न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सपा का है, न बसपा का है, न भाजपा का है, न कांग्रेस का है। बिल्कुल, ये बात लोग समझें। और मुझे लगता है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, इस वजह से ये बात कहनी पड़ रही है। अभी भी ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं किया जा रहा है जो लोग कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं, जो लोग एक एक आदमी 20-20, 25-25 लोगों के बीच में कोरोना फैला दे रहा है। सवाल यह है कि इनका बहिष्कार क्यों नहीं कर रही है बाकी पार्टियां? आप देखिए, किसी ने किया क्या? कोई आगे बढ़ के किसी ने नजीर पेश किया? भाजपा पे तो चलिए खैर आरोप लगता है कि नहीं ठीक है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, तबलीगियों के खिलाफ है, लेकिन हमारा मुसलमानों पे आरोप नहीं है। हम मुसलमानों को लेके नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा उन लोगों पे आरोप है जो लोग कोरोना फैला रहे हैं। किसी ने कहा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो हमारे आसपास अगर कोई हिंदू भी ऐसा करता है तो हम उसका विरोध करेंगे, हम सरकार को फोन करेंगे, हम उनको बताएंगे कि नहीं, ये व्यक्ति है, इसका फलाना नाम है, और आइए और इसको ले जाके क्वारंटाइन करिए। किसी पार्टी ने, अतुल विपक्ष की पार्टी ने नहीं कहा। ये बड़े दुख की बात है, ये सोचने पे मजबूर करती है कि हमारी आज की राजनीति कहां जा रही है। सचिन, इस पर जल्दी से एक जवाब चाहूंगा, फिर मैं विधायक जी के पास जाऊंगा। देखिए, आप बार बार कह रहे हैं कि आपके नेता ने गलत क्या कहा, हम सब कह रहे हैं कुछ गलत नहीं कहा, बड़ा अच्छा सुझाव था। चलिए, उसी सुझाव के बीच में सरकार भी कदम उठाने जा रही है अपनी तैयारी के साथ। सरकार आपकी चिंता को अपनी चिंता मानकर कदम उठाने की तैयारी कर रही थी प्रवासी मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, लेकिन एक चिंता जिस बात का जिक्र अरविंद ने कहा, उस पर भी कोई ट्वीट आ जाता, कोई बाइट आ जाती, कोई प्रतिक्रिया आ जाती, तो लगता कि नहीं सर्व समाज की आपको चिंता है। उन लोगों की तो मुखालफत हो जाती ना जो किसी एक तबके से हैं, लेकिन उस तबके के लिए भी संक्रमण पैदा कर रहे हैं। उनका विरोध करने में भी कोई डर है क्या? वहां पर कोई राजनीतिक संक्रमण है क्या? सचिन, चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। सुरेश चंद्र तिवारी साहब, मेरी आवाज आपके पास आ रही है? जी तिवारी जी, अब सवाल यह है कि एक तरफ आपके प्रदेश की पार्टियां हैं, वो तो आपको सुझाव दे रही थी, अब वो क्रेडिट भी लेंगी कि हमने कहा था तब सरकार ने कदम उठाया। आपने बताया जैसा कि पहले से ही इस पर मंथन चल रहा था, अब एक पूरी प्रक्रिया होने के बाद उसको फाइनल टच देने की तैयारी है। लेकिन जब राजस्थान के कोटा से आप बच्चों को ले आए, तो आपकी साझा सरकार वाली एक पार्टी जहां पर आपके साथ वो सत्ता में है, बिहार का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनके नेता उनके मंत्री नीरज कुमार बड़े आरोप लगाते हैं योगी सरकार पर। नीतीश कहते हैं कि केंद्र को, प्रधानमंत्री को इसमें दखल देना चाहिए। ये कैसा लॉकडाउन हुआ भाई? अगर लॉकडाउन का मतलब यह है कि आप बच्चों को लाएं, मजदूरों को लाएं, तो फिर लॉकडाउन का मतलब क्या रह जाएगा? अब चूंकि आप ये कदम उठाने जा रहे हैं, तो उसमें आपने क्या गाइडलाइंस तय की हैं, किस तरीके से वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि लॉकडाउन का जो मकसद है उस पर कोई प्रभाव ना हो? क्योंकि अगर उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव हुआ तो कल को यही पार्टियां जो अभी तक सुझाव दे रही हैं फिर कहेंगी कि लो कर दिया बेड़ा गर्क, लॉकडाउन में ले आए और यहां संक्रमण फैला दिया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर अगर तत्काल भारत के प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया, तत्काल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी उसका क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश में लागू किया। अगर लॉकडाउन न किया गया होता तो आज देश के अंदर करोड़ों लोग कोरोना बीमारी से संक्रमित हो चुके होते।
आपने अभी जो बिहार का जिक्र किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी 24 घंटे अधिकारियों के साथ प्रयत्नशील है, सतत एक एक प्रदेश में फंसे हुए लोगों की चिंता कर रहे हैं, संख्या का आकलन कर रहे हैं, उनको क्वारंटाइन कैसे कराया जाए और उसकी चिंता कर रहे हैं। और उसके बाद एक एक करके सभी प्रदेशों से जो हमारे प्रदेश के रहने वाले मजदूर और जो भी लोग हैं उनको प्रदेश लाने, तत्काल लाने का कार्यक्रम सुनिश्चित कर दिया जाएगा। यह अरविंद कुछ पूछना चाह रहे हैं, सुरेश चंद्र जी अरविंद कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, उनका सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए आप। अरविंद भी पूछिए। मैं पूछना ये चाहता हूं सुरेश जी कि सिर्फ पूरे प्रदेश में एक ही आदमी काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है, वो है मुख्यमंत्री जी। कहीं पे देखिए वहां पे मुख्यमंत्री जी दिखाई पड़ रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष का पता नहीं है, बाकी नेताओं का पता नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तिवारी जी आप पर भी सवाल है, आप भी क्या कर रहे हैं? ये भी सवाल है अरविंद का। जनता के हित के काम कर रहे हैं। बाकी लोग पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी विधायक, प्रदेश के हमारे 2 माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण जनहित के कार्यों में जुटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी कार्य बताए जा रहे हैं उनका क्रियान्वयन करने में लगे हैं। सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के आम जन की पार्टी है, आम जन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब आप इस प्रकार राजनीति न करें, प्रदेश और देश हित की बात सोचे। अपने प्रदेश का एक एक व्यक्ति जो बाहर के प्रदेशों में फंसा है वह उत्तर प्रदेश आए, यह संकल्प हम सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, माननीय मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ले चुके हैं। ठीक है, सचिन यादव जवाब दीजिए जो बात तिवारी जी कह रहे हैं, और उसके साथ ही मैं सवाल जोड़ देता हूं। अरविंद ने एक सवाल किया था, वो आप तक बात नहीं पहुंच पाई थी शायद। यहां पर एक प्रश्न था, आप बार बार कह रहे हैं कि आपके नेता ने ट्वीट किया, सुझाव दिया, सतर्क किया, बहुत अच्छी बात है, सरकार उस पर काम कर रही थी और अब वो बात सरकार फाइनल टच के तौर पर प्रोजेक्ट को लाने वाली है। आप कह रहे हैं स्वागत योग्य कदम है। एक स्वागत योग्य कदम आपकी पार्टी ये भी कर देती उन लोगों की मुखालफत करके जो किसी धर्म की आड़ में छिपकर संक्रमण फैला रहे, बाज नहीं आ रहे, एक शब्द नहीं फूटा, ये तो तकलीफ देता है ना। सुरेश जी से मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अपने विधायकों द्वारा अपनी निधि से पैसा देने के लिए कहा, सभी लोगों के मदद करने के लिए कहा। उसके बाद और अभी वर्तमान में हमारे विधायक कह रहे हैं, भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि उनके लोग मदद करने में लगे हैं, जनसेवा में लगे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक पत्र लिखकर निधि वापस करने के लिए जौनपुर के विधायकों ने कहा हमारी निधि वापस कर दी है। सचिन आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं जितना समझ पाया आप ये कह रहे हैं कि आपके नेता ने सबसे पहले अपनी निधि से पैसा देने का कहा। तो मैं फिर याद दिला दूं कि आपके नेता ने सबसे पहले ये भी कहा था कि कोरोना खतरनाक नहीं है। अब पैसा निधि से अपने दिया है ना, वो आपने दिया हो, बीजेपी के लोगों ने दिया हो, कांग्रेस के लोगों ने दिया हो, अपने घर से किसी ने नहीं दिया है भाई, ये बात तो मैं स्पष्ट कह दूं। वो सबने निधि से दिया है और वो भी जनता का ही पैसा था जो कि उनको दिया गया था जनता के ही खर्च करने के लिए। तो पैसे उससे देने का जिक्र ना करें तो बेहतर होगा। मेरा प्रश्न ये है कि आप प्रवासी मजदूरों की चिंता करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप उसके लिए सरकार को सुझाव देते हैं, दबाव बनाते हैं, और भी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जिससे आप भी जूझ रहे, हम भी जूझ रहे, पूरी दुनिया जूझ रही और उसी धर्म के लोग भी जूझ रहे, ना सिर्फ उसकी वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है या उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, या फिर उनको एक अलग तरीके से दिखाने की कवायद की जा रही। उनके जो चंद लोग हैं, कुछ ट्वीट और कुछ वक्तव्य उनके लिए भी होते, आप मजदूरों की चिंता करके उन लोगों पर भी टिप्पणी करते कि भाई इनको सख्त एक्शन इन पर होना चाहिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। वहां पर आप क्यों पीछे हट गए? वहां पर क्या आप राजनीति कर रहे हैं? अभी अरविंद जी ने कहा
कि किसी कोरोना पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इस पर ही मैं आगे कहना चाहूंगा कि राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं। अरे इसमें समाजवादी पार्टी ने कहां राजनीति करने की बात कही है? इसमें तो जमातियों पर दो शब्द बोल दीजिए ना, अरविंद यही तो कह रहे थे। नहीं, जमातियों पर ये एक बात बताइए आप कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है क्या? जो सरकार, अरे विपक्ष में आप हैं कि नहीं है? सरकार में रहेंगे तभी कुछ करेंगे और बोलेंगे क्या? प्रवासी मजदूरों की चिंता करते हुए आपकी सरकार थी क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में सरकार, अरे विपक्ष का काम ये भी होता है कि गलत को गलत वो कहे, जो एक्शन करेगी उन पर। अरे एक्शन करेगी मतलब वो तो कर ही रहे हैं। आप कहिए ना, आप भी कहिए कि भाई इन पर एक्शन होना चाहिए, जैसे प्रवासी मजदूरों को आना चाहिए। नहीं, जो इस पूरी प्रक्रिया में जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इसमें क्या गलत है? ये आपके नेता ने कब कहा? नहीं, अरे नेता नहीं का नेता, मौलाना साहब गिरफ्तार होना चाहिए जी। अरविंद जी, मौलाना साहब गिरफ्तार होना चाहिए ये कह रहे हैं वो। मुरादाबाद के लोगों के साथ यही व्यवहार होना चाहिए जिन लोगों ने कोरोना वॉरियर्स पर हमला किया, ये कह रहे हैं वो। सचिन, तो सरकार क्या इस समय तैयारी कर रही है उसकी? नहीं, उन्होंने तो कर दिया। नहीं, तैयारी कर रही है। साद की गिरफ्तारी की तैयारी तो अभी चल रही है, लेकिन मुरादाबाद वाली घटना में तो किया, आपने उसका स्वागत नहीं किया। सरकार के 1000 हाथ होते हैं और कोई काम सरकार इस पर कर नहीं रही है कि एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये क्या है? यही तो राजनीति है, असली राजनीति तो यही है। समाजवादी पार्टी कहीं किसी प्रकार की राजनीति नहीं कर रही है और समाजवादी पार्टी ये तो कमजोरों और गरीबों की सचिन भाई, ये तो बड़ी बात है। कह दी आप। एक राजनीतिक दल राजनीति ही नहीं कर रहा है, फिर तो आप कर क्या रहे हैं? फिर तो ये सवाल उठ जाएगा ना, आप एक राजनीतिक दल हैं और आप राजनीति ही नहीं कर रहे हैं, ये तो एकदम समझ से परे है। अतुल जी, अगर कोरोना की महामारी से पूरा देश इस समय त्रस्त है तो इस समय कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। और व्यक्तिगत तौर पर तो आपका मानना जो था वो मैंने पहले कमेंट में ही आपको सुन लिया था और मैंने उसको कहा भी था कि मैं देखिए बहुत सहृदय इसको स्वीकार करता हूं कि आप उस पार्टी के होकर भी खुलकर वो बात कह रहे हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर तो मैंने उस बात का स्वागत किया। मैंने पार्टी स्तर पर जो पूछा तो वहां पर आपके नेताओं ने वैसा नहीं किया, इस वजह से मुझे आपसे पूछना पड़ रहा है क्योंकि आप उस पार्टी के नेता प्रवक्ता है। अरविंद, देखिए यहां पर सचिन ये कह रहे हैं कि करना चाहिए और करना होगा सरकार को, लेकिन कुछ विपक्ष को भी करना होता है। उन्होंने ये मांग रखी, छोड़ दीजिए अब उन विषयों को, हम लगातार उस पर चर्चा में आते हैं। आज जो बात रखी गई और जिस पर सरकार ने कदम उठाने की तैयारी की है, इसमें सचेत रहने की कहां जरूरत है, क्योंकि क्वारंटाइन वाले लोगों को लाने के बीच में भी बहुत सारी समस्याएं आएंगी और फिर उनको ले जाना, क्योंकि बच्चे थे, उनकी संख्या कितनी थी, अब प्रवासी मजदूरों की संख्या कितनी होगी और किन किन इलाकों में वो फैलेंगे, ये सारी चीजें बहुत आसान नहीं होंगी। निश्चित रूप से अतुल, ये बहुत कठिन काम है, इतना आसान काम है नहीं। लाखों मजदूर महाराष्ट्र में फंसे हैं जी, मध्य प्रदेश में फंसे हैं, गुजरात में फंसे हैं और भी देश के पता नहीं किन किन शहरों में फंसे हुए हैं। तो सवाल यह है कि ये कतई आसान नहीं है। आज से इसकी रूपरेखा को अमली जामा पहनाने का काम जो है शुरू किया गया है। हमें इस बात को देखना होगा और सरकार को भी देखना होगा इस बात को कि इस बात से कहीं पे भी भगदड़ न मचे। बिल्कुल, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारी जगहों पे जो है सरकारें भी दूसरी हैं, उसमें राजनीति भी होगी, आप इस बात को भी समझिए। बिल्कुल, बिल्कुल। महाराष्ट्र में मजदूर सड़क पे थे, निहत्थे थे, वो लाठियां खा रहे थे। सवाल यह है कि उसके बाद उसमें कारण क्या था? उनका कहना था कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, हमें पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मजदूरों पे लाठियां बरसा के उनको घरों में भेज दिया गया। ठीक है, उनकी जान तो कम से कम बच गई, लेकिन सवाल ये है कि अगर इसमें भगदड़ मचेगी, इसमें दिक्कतें होंगी दूसरे राज्यों में, कोऑर्डिनेशन में अगर जरा सा भी कमी हुई तो ये बहुत बड़ी चूक बनेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए सरकार को सतर्क होना पड़ेगा कि इसमें राजनीतिक दल राजनीति न करें, क्योंकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है महाराष्ट्र में। आप पंजाब में देखिए, कांग्रेस की सरकार है। और भी जगहों पे अगर हम बात करें तो आपको बहुत अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग धुरी नजर आएगी। तो उससे आपको सतर्क रहना पड़ेगा और उससे ऊपर उठ के आपको काम करना पड़ेगा, शायद तभी आप जो है इन सारी चीजों में पार पाएंगे। बताइए सुरेश चंद्र जी, इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपने कहा 24 घंटे मुख्यमंत्री एक्शन में हैं और अधिकारियों के टच में रहते हैं, इस बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन चैलेंज इतना आसान नहीं होगा।
और राजनीति से भी आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां पर कई ऐसी चीजें हैं जो कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और वहां पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ मुद्दे उठाकर राजनीति करने और कराने का प्रयास होता है। आपने चैलेंज लिया है, उसे एक्सेप्ट किया है, अब उसको पूरा करने का टारगेट भी होगा। टारगेट इतना आसान नहीं है। आपको बताना चाहता हूं जी। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना लगभग नियंत्रण में आ चुका था जी। ऐसे समय पर दिल्ली से जमाती लोग आकर के कोरोना की मरीजों की संख्या प्रदेश में जी हर जिलों के अंदर, हमारी कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई मरीज हो गए, 60-70 मरीज हो गए। पूरे प्रदेश के हर जिलों में जमातियों ने पहुंचकर यह कोरोना संक्रमण बढ़ाया। इसके कारण अव्यवस्था उत्पन्न हुई। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का देहांत हो गया। वो अपने पिता की चिता में आग लगाने नहीं पहुंचे और लखनऊ में रहकर प्रदेश के वासियों की चिंता करते रहे। ऐसा उदाहरण आपको इतिहास में ही मिलेगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारा प्रदेश का संपूर्ण मंत्रिमंडल प्रदेश के एक एक जन की लगातार चिंता में लगा हुआ है। जो प्रदेश के बाहर हैं उनको लाने की चिंता में, और जो प्रदेश के अंदर हैं उनकी भी संपूर्ण चिंता में लगा हुआ है। निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूं, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, यह विश्वास आपको दिलाता हूं। ठीक है, आप विश्वास दिला रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को भी इस बात का आप विश्वास दिला पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप करके दिखाएंगे तो हम तो उसका आकलन कर ही लेंगे। सचिन, फाइनल कमेंट ही आपका। सुरेश जी कह रहे हैं कि हम विश्वास दिलाते हैं, क्या विपक्षी पार्टियां भी इस विश्वास के साथ सुर मिलाएंगी या फिर साथ आएंगी कि अगर कहीं कोई छोटी मोटी खामी भी रह जाए तो प्रयास को हम इस तरीके से असफल न करार दें, क्योंकि यहां पर चुनौती अभी भी वही है, संक्रमण। जमातियों का जिक्र फिर से सुरेश जी ने किया, आप उस पर अगर कुछ कहना चाहेंगे तो कहिएगा, अन्यथा मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा, क्योंकि प्रदेश बड़ा है, प्रवासी मजदूर जो होंगे उनका आंकड़ा भी बड़ा होगा, वो छोटे मोटे आंकड़े में नहीं है। फिर वहां पर कोई अन्य राजनीति वाली बात तो नहीं आएगी आपकी पार्टी के स्तर पर? कम से कम पार्टी पूरी तरह से सरकार की मदद करने के लिए, सरकार की सहयोग करने के लिए, इस कोरोना की महामारी से जूझने के लिए पूरी तरह तैयार है और सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हर प्रकार से पहले भी अपने नेता और कार्यकर्ताओं से जिस प्रकार से कहते रहे हैं, और हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसी प्रकार की, हर प्रकार की जो संभव मदद होगी इस कोरोना की महामारी में समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी। ठीक है अरविंद, जाते जाते एक बार फिर से यही आखिरी सवाल, जो आपने बताया कि टीम 11 और 15 के जरिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों से, ब्यूरोक्रेट से संवाद करने के लिए कि फाइनल टच हम कैसे दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, इस योजना को, इस टारगेट को, उसको तो निर्देशित कर दिया मुख्यमंत्री ने। क्या कोई टाइमलाइन भी है, कोई टाइम बाउंड भी है कि इतने दिनों में इस पर काम हो जाए और कैसे कैसे और किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से हम पहुंच पाए? अतुल, देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो क्वारंटाइन हो चुके हैं मजदूर अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पे, उनको लाने का काम सरकार जल्द शुरू करेगी। और मैं समझता हूं कि उसमें बहुत बहुत प्रिसाइज वे में, जिससे कि उनको खाना भी मिले, उनका इलाज भी हो सके, और यहाँ आने के बाद भी अगर वो घर पहुंचते हैं तो पूरी तरीके से स्वस्थ होके उनकी रिपोर्ट के साथ वो अपने घर में पहुंचे, जिससे कल को कोई ये ना कहे कि नहीं, उनको महाराष्ट्र से तो बुला दिया गया लेकिन यहाँ पे बीमारी भेज दी गई। ये ध्यान रखना पड़ेगा और शायद सरकार इसी बात का ध्यान रख के फूक के कदम जो है आगे बढ़ाने का काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन आपका, सुरेश जी आपका, अरविंद आपका भी। तो मौजूदा दौर में जो परिस्थितियां हैं वो साफ तौर पर बहुत गंभीर हैं। अभी भी आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते आंकड़ों के बीच में कुछ नए गोल भी अचीव करने हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कदम उठाया था कोटा से बच्चों को लाने का, बहुत ही सुनियोजित तरीके से और बहुत ही बिना हंगामे के वो काम उसने कर दिया। हंगामा तब हुआ कि ऐसा कैसे कर दिया, कई राज्यों पर दबाव हुआ जिसमें बिहार भी एक, और वहां से आवाज उठी कि ये लॉकडाउन की अवहेलना है, केंद्र इसमें दखल दे।
लेकिन योगी सरकार मौजूदा दौर में एक नए प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। बहुत ही साइलेंट तरीके से इस पर पहले से एक्शन प्लान तैयार था। मौजूदा परिस्थितियां ये कहती हैं कि नए संक्रमण की चुनौती, लॉकडाउन बढ़ने की आशंका या एक सख्त फैसले की और फिर से उम्मीद। उस बीच में तमाम प्रवासी कामगारों को, मजदूरों को, रोजगारों को अगर यहां पर लाना है तो उनको हम कैसे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग देश के कोने कोने में हैं। उन जगहों से जहां पर हॉटस्पॉट है या उन जगहों से जहां पर अभी इस तरीके के संक्रमण नहीं है, उन लोगों को सबसे पहले लाने की तैयारी है जो कि क्वारंटाइन में 14 दिन या उससे ज्यादा रह चुके। बाकी अन्य को भी किस तरीके से लाना है, किस माध्यम से लाना है, ताकि कम से कम संक्रमण का खतरा भी ना हो, उनको कोई असुविधा भी ना हो और सरकार के फैसले में अगर कोई कमी रह गई तो उसको वो दुरुस्त कर पाए, नहीं तो फिर से एक नए राजनीतिक आरोप का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। नमस्कार।